सुलोचना और गिरधर की दो बेटियां नेहा और आलिया थी, जो कि बौनी थी। वहीं उनका नैतिक नाम का एक बेटा था, जिसकी शादी करने के फिराक में सुलोचना पंडित जी से रिश्ता देखकर घर वापस लौटती है और देखती है कि उसकी दोनों बौनी बेटियां रसोई में कुर्सी पर चढ़कर एक तेल बना रही होती हैं। अरे, ये तुम दोनों गैस पर चढ़कर क्या कर रही हो? और इतना गुड़हल, मेथी, सरसों का तेल, क्या है ये सब? माँ, आप तो जानती हैं हमारे बाल कितने लप्पू झप्पू जैसे हैं। इतने शैम्पू ट्राई कर लिए लेकिन अभी तक बाल बढ़ नहीं रहे हैं और ऊपर से झड़ गए हैं अलग। माँ, हमें लंबे बाल चाहिए, काले घने सुनहरे। तो बस इसलिए ये तेल बना रहे हैं। हमने इसकी रेसिपी देखी है यूट्यूब पर, काफी लोगों को इससे फायदा हुआ है। बेटा, ध्यान से करना, कहीं तुम्हारे रहे सहे बाल भी इस फालतू के तेल से झड़ ना जाएं। ओहो माँ, आप ऐसे क्यों डरा रही हैं? अच्छे से अपने बालों को बढ़ा लो, क्योंकि अगले महीने तक तुम्हारे भाई की शादी कर दूंगी। सच? फिर तो हमें अपनी और भी चीजों पर ध्यान देना होगा। अरे अरे, हमारा जड़ी बूटी वाला तेल बन गया। अब इसे ठंडा करने के बाद हम सर में लगाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। इसके बाद दोनों बौनी नंदे उस जड़ी बूटी वाले तेल को लगा लेती हैं। 2-4 दिन लगातार लगाती हैं, फिर उनके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। बाल कंघी करते वक्त उनके हाथों में ढेर सारे बाल आते हैं, जिसे देखकर वो चिल्लाती हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, गंजी हो गए। भैया की शादी में चले थे अच्छा बनने, लेकिन उल्टा ही हो गया। अब तो हमारे बाल पहले से भी ज्यादा कम हो गए हैं। वैसे ही कद बौना, बाल भी बौने से हो गए हैं। हे भगवान, क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? और ये क्या, हाथों में इतने सारे बाल? लगता है सुलोचना, जो तुम मुझे बता रही थी उसी तेल का असर हो गया इन दोनों की खोपड़ी पर। क्या हुआ माँ? मुझे जोर से इन दोनों की चिल्लाने की आवाज आई। तू खुद ही देख ले। भैया, हमारे बाल तो और झड़ते जा रहे हैं, हम क्या करें? अरे उससे क्या पूछ रही हो? तुम दोनों आए दिन तो अलग अलग शैम्पू कंडीशनर लगाती रहती हो, और अब ये फालतू की जड़ी बूटी के तेल, एक ही चीज लगाओ तभी ठीक हो पाएगा। मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि अब ये फालतूगिरी करना बंद करो। वैसे ही बौनी हो, शादी के लिए लड़का भी नहीं मिलेगा। अगर ये बाल भी नहीं रहे तो समझे तुम। हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं, अब हम बालों में कुछ नहीं लगाएंगे उल्टा सीधा। ये कहने के बाद दोनों बहनें उस जड़ी बूटी के तेल को डस्टबिन में डाल देती हैं। दिन गुजरते हैं। सुलोचना अपने बेटे नैतिक के लिए रजनी नाम की सुंदर सुशील कन्या ढूंढ लेती है और उसकी शादी कर देती है, जिसके बाद सुलोचना आरती कर उसका गृह प्रवेश करती है। आओ आओ बहू, अब से ये घर तुम्हारा है। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे हक से कहना। जी माँ जी। एक मिनट, ऐसे कैसे अंदर चल दिए? भैया भाभी, हम दोनों को नेक तो दीजिए दरवाजा रोकने का, वरना हम आपको भाभी के साथ घर में घुसने नहीं देंगे। तुम दोनों को चैन नहीं आएगा ना? ये लो 5,000। ना 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 भैया, 5,000 में कुछ नहीं होगा। हमारा 10,000 दीजिए, ताकि 5-5 हजार हम बांट लें। ये लो बेटा, अपनी बहनों को दे दो, अब तुम इकलौते हो। ये लो, अपने दोनों बहनों की ख्वाहिश को पूरा कर दो। ये लो, तुम दोनों मेरी तरफ से शगुन के पैसे। अब जाऊं मैं अपनी पत्नी के साथ? हाँ, जाइए जाइए। फिर घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन एक सर्वगुण संपन्न बहू की तरह रजनी पूजा पाठ करके अपनी पहली रसोई का खाना खिलाती है, जिसे खाते ही सब उसकी तारीफ करते हैं। वाह रजनी, तुमने तो काफी अच्छा खाना बनाया है। हाँ बहू, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारा शगुन। पापा, ये तो हमारी पायल और झुमकियाँ हैं। हाँ तो क्या हो गया, मैंने ही कहा है तुम दोनों की शादी होगी तो मैं नया बनवा दूंगी। फिलहाल ये तुम्हारी भाभी को दे रही हूँ। लो बहू। माँ जी, अगर दोनों नंद जी को ये देने का मन नहीं कर रहा तो आप रहने दीजिए, उन्हें दे दीजिए। अरे नहीं बहू, ये तो करती हैं बच्चों की तरह, इनकी बात मत सुनो। फिर रजनी अपने सास ससुर के शगुन को ले लेती है, जिस बात से दोनों नंद चिढ़ जाती हैं। फिर काम करते वक्त रसोई में रजनी के लंबे जूड़े वाले बाल खुल जाते हैं। ये देखकर दोनों बौनी नंद हैरान हो जाती हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ? भाभी, आपके इतने लंबे घने बाल, ये हमें कल तक तो दिखे ही नहीं। मुझे भी नहीं दिखे। भाभी, कैसे हो गए आपके इतने लंबे बाल? हमारे तो इतने खराब से, बताइए। वो दीदी, इतने लंबे बाल है ना तो मैं जूड़ा बना कर रखती हूँ। कल घूंघट में आपने देखा नहीं, अभी बाल खुल गए, बस वही बांधने ही जा रही हूँ। ठीक है, पर इसका रास्ता बता दीजिए, हम दोनों को भी अपने बाल बहुत लंबे करने हैं। देखिए कैसे हो रहे हैं। सच में दीदी, मेरे पास इसका कोई राज नहीं है। मेरे शुरू से ही बाल बड़े रहे हैं और माँ ही अपने हाथों से मेरे बालों में चंपी करती थी। मैंने किसी भी तेल, कंडीशनर, शैम्पू का प्रयोग नहीं किया। देखा नेहा, जानबूझकर ये गोरी गरीब भाभी हमें पता ना नहीं चाहती है। कोई बात नहीं, हम पता लगा कर रहेंगे।
इसके बाद दोनों बॉनी नंद अपनी भाभी पर नजर रखने लगती हैं, पर बालों का कुछ खास रहस्य पता नहीं लगा पाती हैं। दिन गुजरते हैं, बहू के लंबे बाल देखकर तो सुलोचना भी बहुत खुश थी और नैतिक उसके लिए गजरा लाकर अपने हाथ से लगाता था, जो कि रजनी को काफी पसंद था। एक शाम सुलोचना बाजार से आकर अपनी बहू को कहती है, बहू देख, मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर 3 साड़ी लाई हूँ, ये ले। शुक्रिया माँ जी, ये तो बहुत खूबसूरत है। माँ, हम दोनों को भी ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, एक एक हमें भी दे दो ना। तुम दोनों के लिए भी मैं साड़ी ले रही थी, पर फिर याद आया तुम दोनों साड़ी पहनती हो तो तुम पर खिलता नहीं है, छोटा कद है, चल भी नहीं पाओगी, इसलिए बहू के लिए ही लाई हूँ। और बहू के लंबे बाल भी हैं, गोरी भी है, उस पर ज्यादा खिलेगी। ये सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आते हैं और वह गुस्से के मारे कमरे में चली जाती है। आलिया, देखा तूने, हमारे यहाँ होने के बावजूद भी माँ इस 2 कौड़ी की गरीब भाभी के लिए साड़ी लाई है। इसके लंबे बालों की वजह से माँ ने हमारी तौहीन की। अब इस भाभी को अपने लंबे बालों से हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ आज रात को ही भाभी के बाल काट देते हैं, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, वैसे भी भैया लेट आएंगे। माँ के शब्द दोनों बौनी बहनों पर इस कदर चुभते हैं कि वो रात होते ही हाथों में कैंची लिए अपनी भाभी के कमरे में पहुंच जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। अरे आलिया दीदी, नेहा दीदी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अपना मुंह बंद कीजिए और चुपचाप यहाँ बैठ जाइए। दोनों घमंडी नंद जबरदस्ती रजनी को बिस्तर पर बिठाकर उसके बालों को कैंची से काटने की कोशिश करती हैं, जिसमें रजनी के बाल खिंच भी जाते हैं। शोर शराबे से सास ससुर दरवाजे पर पहुंचते हैं और नैतिक भी ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ माँ, ये मेरे कमरे से रजनी की इतनी आवाज क्यों आ रही है? पता नहीं बेटा, दरवाजा खोलने की कोशिश कर। दीदी छोड़िए मुझे छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? मेरे बालों को क्यों काटने की कोशिश कर रही हैं? आपके बाल काट के ही रहेंगे, आपकी वजह से घर में माँ और भैया हमारी बहुत बेइज्जती करते हैं, बदला तो लेना ही होगा। काट दे आलिया। आलिया जैसे ही रजनी के बाल काटने जाती है, इतने में नैतिक दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। सुलोचना अपनी बेटी के हाथों से कैंची छीनकर उन्हें थप्पड़ मारती है। आलिया, नेहा, ये क्या तरीका है? तुम अपनी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है? क्यों उस बेचारी के बाल काट रही थी? क्योंकि आप इनको प्यार करती हो। हमारे बाल बड़े नहीं हैं और भाभी के बाल बड़े हैं, आप उनको ही सब कुछ लाती हैं, भैया भी उन्हें ही प्यार करते हैं। ये देखा नहीं गया, इसलिए हमने बाल काटने की सोची। अरे शर्म करो तुम दोनों, तुम्हारी भाभी ने आज तक तुम्हें सिर्फ प्यार किया और तुमने माफी मांगो। माफ कर दीजिए भाभी, हम दोनों बाल के चक्कर में अहंकारी हो गए थे। कोई बात नहीं दीदी, जो हो गया उसे भूल जाइए। मैं समझ सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया होगा। अपनी भाभी का कोमल स्वभाव देखकर दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपनी भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। साथ ही रजनी उनके बालों की देखरेख करती है, जिससे उनके बाल बढ़ने लगते हैं। तीज, अजी हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, अब हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब हमें दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अरे पहले तो हम अपनी बेटी संजना की शादी करेंगे। तुम कैसी बातें कर रही हो? संजना रागिनी से छोटी है, पहले शादी तो रागिनी की होनी चाहिए। ये सुनते ही सुनीता अपना मुंह बना लेती है। तभी अनिल बोलता है, अच्छा, इसी के चलते मुझे कुछ याद आया। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रेम रतन मिला था। अरे वही जो मेरा बचपन का दोस्त है। क्या तुम्हें पता है प्रेम रतन के 2 बेटे हैं और वो दोनों ही बहुत कामयाब हैं। हाँ तो क्या हुआ? अरे यही तो सबसे अच्छी बात है। अब उसके 2 बेटे हैं, अमीर हैं, अच्छे घराने से हैं। हमारी दोनों बेटियां खुश रहेंगी। अभी मैं उन्हें फोन कर देता हूँ, कल वो हमारी बेटियों को देखने के लिए आ जाएंगे। ऐसा कहकर अनिल वहाँ से चला जाता है। तभी सुनीता अपने मन ही मन सोचती है, आने दो मेहमानों को, मैं भी अपनी बेटी के आगे सौतेले को पसंद होने ही नहीं दूंगी। अगले दिन जैसे ही सरोज और प्रेम रतन अपने दोनों बेटों के साथ उनके घर पर आते हैं, सुनीता रसोई में रागिनी के पास जाती और उससे कहती है, सुनो, खाने के लिए कुछ अच्छा अच्छा बना लो, और हाँ मेरी बात सुनो, इस रसोई से बाहर तुम एक कदम नहीं रखोगी जब तक सारे मेहमान चले नहीं जाते। और ये क्या नया सूट पहना है? जाओ जाकर इसे बदलो तुम और पुराना सूट पहनो। और ये लोग तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन संजना को देखने के लिए आए हैं। लेकिन माँ, पिताजी ने ये कहा था कि वो लोग हम दोनों बहनों को देखने के लिए आए हैं। सुनीता गुस्से से कहती है, तुझे जितना कहा जाता है उतना ही करा कर, ज्यादा अपनी जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। सुनीता ऐसा कहकर वो मेहमानों के पास चली जाती है। कुछ देर में रागिनी सभी के लिए नाश्ता बना लेती है और उसका बनाया हुआ नाश्ता
संजना अपने आप सभी मेहमानों को देने जाती है। तभी अनिल अपनी बेटी संजना से पूछता है, अरे मेरी बेटी रागिनी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। जाओ उसे बुला कर लेकर आओ। पिताजी मुझे क्या पता कि रागिनी कहाँ है, जब देखो तो यहाँ से वहाँ घूमती ही रहती है। उसे कोई काम भी कहाँ है। मेरी तरह मेहनत करे तो उसे पता चले कि घर संभालना कितनी बड़ी बात है। अनिल ये सुनकर चुपचाप बैठ जाता है। उसके पास कहने के लिए कुछ भी होता नहीं है। तभी अचानक संजना से चाय का कप सरोज के ही कपड़ों पर गिर जाता है। अरे अरे ये क्या है, सारी चाय तो मेरी साड़ी पर ही गिर गई। अब बहन जी आपके घर का वॉशरूम कहाँ है? हाँ हाँ जाइए, क्यों नहीं, आगे से जाकर उल्टे हाथ पर ही किचन के ऑपोजिट वॉशरूम है। सुनीता के कहने पर सरोज वॉशरूम यूज करने के लिए जाने लगती है। तभी उसकी नजर रसोई में पड़ती है, जहाँ पर रागिनी बड़ी ही मेहनत से सबके लिए खाना बना रही होती है। उसकी सादगी और उसका ये व्यवहार देखकर सरोज को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वह वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम यूज करके बाहर आती है और अपने पति प्रेम रतन के कान में कहती है, अजी मुझे इनकी दोनों लड़कियां बहुत पसंद आई हैं, और सबसे ज्यादा जो रसोई में सभी के लिए खाना बना रही है, मैं चाहती हूँ कि हमारे बड़े बेटे का रिश्ता उसी से ही हो। ये सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बात का उसे डर था आखिरकार वही हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी उसे अपनी बेटी और अपनी सौतेली बेटी का रिश्ता एक ही घर में करना पड़ता है, जिसके बाद दोनों बहनें एक ही ससुराल में जाकर अपनी अपनी घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती हैं। लेकिन सुनीता की बेटी संजना को उसकी सौतेली बहन जरा भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उससे बहुत चिढ़ती थी। इसलिए वह रागिनी के बने बनाए काम बिगाड़ दिया करती थी, जैसे रसोई में जाकर रागिनी के बने हुए खाने में नमक और मिर्ची मिला देना। जब से मैं अपने ससुराल में आई हूँ मुझे मेरी सास का प्यार मिला ही नहीं। पहले तो मेरे पिता का प्यार इस रागिनी के बच्चे ने मुझसे छीन लिया था, और अब जब मैं ससुराल में आ गई हूँ तो मेरी सास का प्यार भी ये मुझसे छीन रही है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं इसको इसकी सही जगह दिखाकर ही रहूंगी। संजना सारे खाने में मिर्च और नमक मिला देती है। जैसे ही घर के सभी लोग खाना खाते हैं तो उन्हें बहुत तेज मिर्ची लग जाती है, जिसके चलते सिचुएशन का फायदा उठाते हुए संजना अपनी ही सौतेली बहन रागिनी से कहती है, करना क्या चाहती हो? क्या तुम इस घर के सभी लोगों को मारना चाहती हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। हे भगवान, देखो जरा माँ जी की हालत क्या हो गई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये लीजिए माँ जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। यहाँ संजना बहुत अच्छी बनकर दिखाती है। तभी संजना की वजह से बेचारी रागिनी को अपनी ही सास से डांट पड़ जाती है। मैं तो तुझे इस घर में ये सोचकर लेकर आई थी कि तू इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेगी, लेकिन तुझसे अच्छी तो तेरी छोटी बहन है। कम से कम कोई काम तो नहीं बिगाड़ती। कपड़े धोने के लिए दो तो सारे कपड़े तू खराब कर देती है, खाना बनाने के लिए कहो तो खाने में मिर्च नमक ज्यादा मिला देती है। आखिर तू चाहती क्या है? माँ जी, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश के साथ अच्छा खाना ही बनाया था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद और सभी स्वाद अनुसार डालने के बाद भी ये खाना इतना खराब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बन तो ऐसे रही हो जैसे इसका सारा काम मैं बिगाड़ती हूँ। अरे तूने ही ये खाना बनाया है, उसके बाद भी तू ऐसे जवाब दे रही है जैसे किसी और ने से बिगाड़ा हो। देख रही हो आप माँ जी क्या हो रहा है इस घर के अंदर? सरोज रागिनी को 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी रागिनी बहुत उदास हो जाती है। ऐसे ही हर रोज संजना रागिनी के काम बिगाड़ती और उसे डांट पड़वा देती, जिसके चलते रागिनी अक्सर उदास ही रहने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बाद तीज का त्योहार आने वाला होता है, जिसमें संजना का भाई नुपुर उसके लिए तीज का त्योहार लेकर आता है। ये लो बहन, बनारसी साड़ियाँ, मिठाई के डिब्बे, तुम्हारा 16 श्रृंगार, और ये अलग अलग तरह के खाने की चीजें, और साथ में घेवर। मैं घेवर भी लेकर आया हूँ। तीज के त्योहार में ये सब ही दिया जाता है ना बहन। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये हरी चूड़ियाँ, ये लो, ये सब तुम्हारे लिए। नुपुर सारा तीज का सामान संजना को ही देता है, जिसके चलते सरोज उसी से पूछती है, बेटा रागिनी भी तो तुम्हारी बहन है, क्या तुम उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर आए? तभी 4 चूड़ियाँ हरी वाली नुपुर रागिनी को दे देता है। नुपुर भी अपनी माँ और बहन की तरह रागिनी को जरा भी प्यार नहीं करता था, जिसके बाद वह 4 हरी चूड़ियाँ देकर वहाँ से अपने घर लौट आता है। ये देख सरोज रागिनी से पूछती है, ये समझ नहीं आया कि एक ही घर की बेटियों के लिए इतना फर्क क्यों, जबकि तुम तो घर की बड़ी बेटी हो। तुम्हें तुम्हारा भाई केवल चूड़ियाँ ही देकर गया। माँ जी, जब मैं पैदा हुई थी मेरी माँ उसी समय मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसके बाद मेरी अच्छी परवरिश के लिए मेरे पिताजी ने संजना की माँ से शादी कर ली थी। तब से मैं इनकी सौतेली बहन और बेटी हूँ। ये सुनते ही संजना कहती है,
हाँ हाँ, ऐसा तो होता ही है। अब मेरा परिवार मुझे ही प्यार करेगा, किसी अरे गहरे को थोड़ी करेगा। और फिर ये सौतेली है तो सौतेलापन तो सहन करना ही होगा। संजना की ऐसी बातें सुनकर सरोज संजना के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ से सिर्फ और सिर्फ शादी इसीलिए की थी ताकि रागिनी की परवरिश अच्छे से हो। सौतेला होना कोई पाप नहीं है, बल्कि तुम्हें तो और अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि रागिनी की वजह से ही तुम्हारा परिवार शुरू हुआ है और तुम इस दुनिया में आई हो। खैर कोई बात नहीं रागिनी बहू, आज मैं तेरी माँ बन जाती हूँ और तुझे अपने हाथों से तीज का सारा सामान देती हूँ। सरोज बाजार से तीज का सारा सामान लेकर आती है, जिसके चलते वो अपनी बहू को 16 श्रृंगार ही नहीं बल्कि बनारसी साड़ी, घेवर और कई प्रकार की मिठाइयाँ तीज के त्योहार में देती है और मेहंदी देते हुए कहती है, तुम्हारी माँ या भाई इस घर में तुम्हारा त्योहार भेजे या ना भेजे, लेकिन मैं तुम्हारे सभी त्योहार और सभी दिन अच्छे से मनाऊंगी, क्योंकि तुम बहू के साथ साथ मेरी एक बेटी भी हो। ऐसा कहकर सरोज रागिनी को गले से लगा लेती है। उस दिन रागिनी को बहुत खुशी मिलती है, तो वहीं संजना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहन से माफी मांगती है। माफ कर दो बहन मुझे, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। खैर अब मेरे भाई और मेरी माँ का बर्ताव तो बदल नहीं सकता, लेकिन आज से मैं भी तुम्हारी बहन हूँ और जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं बहन, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, जो हुआ उसे भूल जाते हैं और अब अपने इस रिश्ते की एक अच्छी और नई शुरुआत करते हैं। उसी दिन के बाद से दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।